हेलो एंड वेलकम टू दिस अनदर लेक्चर नंबर 7। सो आज हम हमारा लास्ट टॉपिक जो है इसमें बेसिक मैथमेटिक्स में उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होती है। सो जब हम इंटीग्रेशन भी कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम कुछ एप्लीकेशंस जो हमने अभी तक पढ़ा है लाइक डिफरेंशिएशन सीखी है या इंटीग्रेशन फिर पढ़ी होगी, तो उसकी नेक्स्ट क्लास में हम उसके कुछ उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगी कहाँ पे वो यूज़ होती है। मतलब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा डिफरेंशिएशन जहाँ पे यूज़ होती है या इंटीग्रेशन जहाँ पे यूज़ होती है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कुछ इंटीग्रेशन की चीज़ें। ठीक है, इंटीग्रेशन बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जो इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, बट इंटीग्रेशन इज नॉट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो पहली चीज है, अभी इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन है क्या। सो मैं यहाँ पे पहले डिफिनीशन लिखूंगा इसकी, मतलब जो आपको समझ में आ जाए। बेसिकली इंटीग्रल है क्या, इंटीग्रल इसके दो पार्ट्स, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनडेफिनिट इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, अब ये जो इनडेफिनिट है ये बेसिकली है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। अब ये जो है ये हमें देता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब हम पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल को देखते हैं। यहाँ पे इसका काम क्या होता है। सपोज मान लो मेरे पास अगर एक फंक्शन है, ठीक है, लेट मेरे पास अगर एक फंक्शन है, मैं उसकी डिफरेंशिएशन करता हूं, ठीक है, तो अब यहां पे मेरे पास एक ऑपरेटर आ जाता है जो मुझे उसे वापस उसी जगह पे लेके आता है। ठीक है, लेट मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब है ई डी वाई बाई डी एक्स। सो क्या बनेगा मेरा यहाँ पे कॉस एक्स। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसको वापस, इफ आई नीड टू गो बैक टू द ओरिजिनल फंक्शन, ये मैं यहां पे साइक्लिक फंक्शंस की बात कर रहा हूं ओनली। ठीक है, अदरवाइज केस उल्टा है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा भी, पहले पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल में आपको सिखाऊं, उसके बाद में उसकी तरफ आपको समझाऊं कि क्यों ये इस तरीके से होता है। टू गो बैक टू द ओरिजिनल फंक्शन we need to do the integration। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब अगर मैं cos x की इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे वहां पे फिर से वापस क्या मिलेगा, sin x। तो दैट मीन जो अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिफरेंशिएशन में निकाले थे उसका एंटी, ये क्या है, इंटीग्रल एंटी। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, बट हियर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, या मैं इस तरीके से लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है, मतलब जो हमें मिला वहां पे उसको अगर हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूंगा, अगर मेरे पास इस तरीके से कोई फंक्शन है, मान लो एक्स स्क्वायर, तो
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं इसका dy बाई डी एक्स ले लेता हूँ, dy बाई डी एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 2x, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंटीग्रल ऑफ 2x dx का लिखूंगा तो ये मुझे बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा ये किस तरीके से क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा हूं कि ये जो है ये एक एंटी डेरिवेटिव होता है। मतलब अगर हमने यहां से, मतलब मान लो यहां से किसी चीज को यहां फेंक दिया, मतलब धक्का मार लिया, तो अब ये इंटीग्रेशन, मान लो कि ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो अब यहां से इसको वापस कौन लाएगा, उसका क्या नाम है, इंटीग्रेशन। लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू भी ये क्यों नहीं है। मैं अगर यहां पे सिंपल भाषा में लिखूं, डिफरेंशिएशन में यहां पे लिखूंगा, फिर डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, बट integration is not always the reverse process of differentiation, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अब बेसिक फार्मूला, बेसिक जिस तरीके से हम क्या करते थे, जस्ट लाइक वी यूज्ड टू हैव, जैसे कि हम क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या लिखते थे, एन एक्स पावर, एज लाइक इन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। in integration we used to have integral x power n dx equal to x power n plus 1 upon n plus 1। सो ये हमारा बेसिकली इस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे लिखेंगे। तो बेसिकली मैं एक या दो लिखूंगा यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ठीक है, या इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट आप करो, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करो कि पिछले में क्या हो रहा था। अगर हम वहां पे cos x की डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें माइनस साइन x मिलता था लेकिन यहाँ पे जब cos की डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस साइन x मिलता है, और यहाँ पे जब हम साइन की डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस cos, मतलब उल्टा हो रहा है, जो वहां पे माइनस आ रहा था यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ, ठीक है, तो उसके थ्रू मैं आपको एक चीज भी दिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल पहले हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस तरीके से मेरी ये रिप्रेजेंटेशन है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इंटू डी एक्स। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 अपनी जगह पे रहेगा, x का पावर है 2 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे डिवाइड में भी 2 प्लस 1, ये पावर में है ये डिवाइड में है फंक्शन की, ठीक है। प्लस 5 यहाँ पे अपनी जगह रहेगा, x पावर 1 है यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 9 है, अब इसके साथ dx है, dx की इंटीग्रेशन होती है x। सो जिस तरीके से वहां पे एलिमिनेट हो जाता था, अगर मान लो वहां पे डिफरेंशिएशन में हमें 9x होता था, जब हम उसकी डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें 9 मिलता था सिर्फ। तो यहाँ पे अगर हमें 9 है तो यहाँ पे 9x से बन जाएगा, ठीक है।
और प्लस सी, ये इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्यों है ये आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, i इक्वल टू 3x³ अपॉन 3 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9x प्लस सी। ठीक है, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, सो इंटीग्रल हमारा यहाँ पे बन जाता है x³ प्लस 5/2 x स्क्वायर प्लस 9x प्लस सी। अब देख लो यहाँ पे मैं आपको कुछ, यहाँ पे मैं आपको अब दिखाऊंगा कि ये जो डिफरेंशिएशन है दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। लेट अस सी, let us prove that differentiation is the reverse process of integration। सो अभी हमने क्या किया, हमने अभी पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन की, अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, फंक्शन को वापस लाएंगे, जो हमें फंक्शन ओरिजिनली थी यहाँ पे वही हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मेरा इसको मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करूंगा, ये जो एंटी डेरिवेटिव है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो था हमारा। ठीक है, सो दैट मीन डी बाई डी एक्स ऑफ, किसकी डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, x³ प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, मेरा यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ की हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 5/2 है, तो यहाँ पे 2x 2 - 1 प्लस 9, अब 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, सो जो हमारी ओरिजिनल फंक्शन थी। सो यहाँ पे आप देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। सो अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया कि जो डिफरेंशिएशन है दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन सेम इज नॉट ट्रू। देखो अगर हम साइक्लिक फंक्शंस लाइक साइन एक्स कॉस एक्स इस तरीके की फंक्शंस के साथ अगर हम डील करते हैं जिनका ग्राफ मतलब इस तरीके से है ठीक है, या अगर हम e पावर x इस तरीके की फंक्शन, तो वहां पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये मतलब आपस में वो रिवर्स प्रोसेस है उसका, लेकिन ये भी उसका रिवर्स है। मतलब साइन एक्स मतलब डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके की फंक्शन लूंगा जिसके साथ मैं अभी डील कर रहा हूं, अगर मैं इसकी जगह जहां पे मैंने अभी क्या किया, मैंने पहले इंटीग्रेट किया, अगर मैं इसकी जगह पहले डिफरेंशिएट करता तो यहां पे हमारा रिजल्ट जो है वो इस तरीके से नहीं आ जाता। ठीक है, तो अभी देख लो मैं यहां पे क्या करता हूं, let us prove now that differentiation, that integration is not always the reverse process of डिफरेंशिएशन। ठीक है, सॉल्यूशन। सो यहाँ पे मैं फिर से उसी फंक्शन को ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अभी मैंने पहले इससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने पहले इंटीग्रेशन की थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन की। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले डिफरेंशिएशन करूंगा उसके बाद इंटीग्रेशन, तो रिजल्ट डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे बन जाएगा 3 2 6x प्लस 5। ठीक है, तो 9 यहाँ पे 0 हो गया। अब देख लो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, लेट अस इंटीग्रेट दिस, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
6x प्लस 5 इंटू डी एक्स। सो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा 6 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस सी। सो यहाँ पे मेरा बन जाता है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। अब देखो ये जो c है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमें नहीं पता है। ये अगर हम हायर क्लासेस की बात करेंगे, जब हम मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या कोई और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हायर लेवल का, तो वहाँ पे पता चल जाता है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाउंड्री वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इस तरीके की, तो जो आपके स्कोप से बाहर है। सो आपके सिलेबस में इतना है, इस तरीके से इस चीज को आपको समझना है कि जो डिफरेंशिएशन है दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, बट इंटीग्रेशन मे और मे नॉट बी, इट कैन बी समटाइम्स बट जनरली इट इज नॉट। ठीक है, इस तरीके की फंक्शन। देखो यहाँ पे आपको सी आ गया, अब आप सी कैन बी फंक्शन, सी कैन बी कांस्टेंट, सी कैन बी एनीथिंग, इट्स एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो इस चीज को यहाँ पे आपको समझना है। सो आई होप कि आपको ये आइडिया जो मैं आपको समझा रहा था कि रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, बट इंटीग्रेशन इज नॉट ऑलवेज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब हम इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ चीजें सीखेंगे। अब डेफिनेट इंटीग्रल है क्या? ठीक है, तो मैं यहां पे एक ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, सपोज दिस इज x एंड दिस इज y, जो f ऑफ x के बराबर है। सपोज मान लो ये एक फंक्शन का ग्राफ आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, अभी मान लो ये पॉइंट मेरा है x1, ये मेरा पॉइंट है, या इस तरीके से हम ले सकते हैं। सपोज मान लो ये x है यहाँ तक, सो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है ये डेल x है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम रखेंगे x1, इस पॉइंट को रखेंगे x2। तो यहाँ पे इस पॉइंट से रिलेटेड कौन सा वाला है, यहाँ पे हम बोलेंगे y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, तो जो ये इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रल, हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इस होल एरिया को इस तरीके से डिवाइड करेंगे छोटी छोटी स्ट्रिप्स में, स्ट्रिप्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से मैं इसको डिवाइड करूँगा लाइक n पार्ट्स में, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में, लाइक कि डेल एक्स टेंड्स टू 0, लेट डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो अब देख लो, अब ये जो यहाँ पे कर्व जो है, यहाँ पे ऊपर वाली जो एक कर्व है जिसको फंक्शन डिफाइन कर रही है, अगर हम इसका छोटा सा पार्ट लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू, मतलब मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि अगर हम एक कर्व को लेंगे तो उसका एक छोटा सा पार्ट, मान लो इस तरीके से है कोई कर्व, तो अगर हम इतना सा छोटा सा पार्ट, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा कि ये कर्व है, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि इट इज एन स्ट्रेट लाइन। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर हम इस वाली स्ट्रिप का एरिया देखेंगे, इसको जिसको मैंने शेड किया, एरिया ऑफ ए स्ट्रिप, एरिया ऑफ ए स्ट्रिप 1 इज, देख लो यहां से यहां तक मेरा क्या है डेल एक्स, या मैं इसको लिखूंगा डी एक्स। ठीक है, और हाइट क्या है इसकी y1 इज a1 इज इक्वल टू y1 dx। सो इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं a2 इज इक्वल टू y2 dx डैश 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 an इक्वल टू yn dx। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ये चीजें। अभी देख लो, अभी मेरा क्या है कि यहां से मैं सारे जो ये यहां से यहां तक जितने भी ये कंपोनेंट सारे हैं उनका समेशन में ले लेता हूं। मैं अगर यहां पे बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, मैं समेशन एक ले लेता हूं, समेशन ऑफ an। ठीक है, वेयर आई रन इज फ्रॉम 1 to n, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि मैं सारे जो कंपोनेंट्स है 1 2 3 इसको वैल्यूज दे रहा हूं इस तरीके से a1 प्लस a2 प्लस
A3 प्लस डैश 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 अप टू AN। तो ये हमें ये एरिया दे रहा है। अब हम इन शॉर्ट में इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रल रन्स फ्रॉम 0 टू x प्लस डेल्टा x, ठीक है, f ऑफ x dx। सो इसको हम यहां पे डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये हमें क्या देता है कि ये जो एरिया इस कर्व के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये जो एरिया इस कर्व के अंदर आ रहा है, इस कर्व के अंदर नीचे आ रहा है, ये उसी का एरिया हमें दे रहा है। एक कर्व अगर डिफाइंड है विद एनी फंक्शन, तो उस फंक्शन के ग्राफ के नीचे जो एरिया आ रहा है ये हमें उसी को दे रहा है। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है मैं आपको बताऊं। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है एक्सेलरेशन का या वेलोसिटी का, तो वहां पे आप इंटीग्रेट करेंगे, जो आपको एरिया मिल जाता है वहां पे एक्सेलरेशन ग्राफ से आपको वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इसके मतलब जो नून यूजेस है, जो आप जानते हैं आगे क्या आने वाला है, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें और उनका कन्वर्जन, तो ये वहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब देख लो, अगर मैं यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बताता हूं डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में। यहाँ पे कुछ अलग नहीं होता है। बेसिकली जो हमने सी देखा था इनडेफिनेट इंटीग्रल में, यहाँ पे सी नहीं आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो मैंने बताया था कि उस सी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशन से या इनिशियल वैल्यू कंडीशन से, उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फिक्स डेफिनेट इंटीग्रल जो है इसको हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो डेफिनेट इंटीग्रल है, नॉट इनडेफिनेट। अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल सॉल्व कर लेता हूँ। लेट अस सपोज क्वेश्चन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। इंटीग्रेट the above function between the limits 1 and 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो इस तरीके से, i इक्वल टू इंटीग्रल, जो पहला लिमिट है, छोटा वाला लिमिट है, उसको यहाँ पे लिखूंगा 1 to 3। फंक्शन क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इस तरीके से मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर यानी कि x पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 5 इंटू एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 9x, ठीक है, फ्रॉम 1 to 3। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इस तरीके से कुछ करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9x, लिमिट रन्स फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे इन लिमिट्स को। पहले हम क्या करेंगे, ये जो x है सारी जगहों पे, इसमें हम पहले 3 देंगे, फिर देंगे 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे एक्स क्यूब यानी कि 3 क्यूब अपॉन 3 प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 इंटू 3। तो यहाँ तक हो गया फर्स्ट अपर लिमिट, जो ऊपर में था लिमिट, माइनस हम यहाँ पे रखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 5/2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। तो ये हमने लिमिट्स को सॉल्व किया। i इक्वल टू, सो हम यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ पे एक कैंसल, 3 3 जार 9 प्लस 9 5 जार 45 अपॉन 2 प्लस 9 3 जार 27 माइनस
1/3 प्लस 5/2 प्लस 9, या इस तरीके से हमने ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्लस माइनस प्लस 9 माइनस 9 कैंसल आउट हो जाता है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या क्या बचता है हमारा, अब देखो इसका 45 माइनस 5 आई इक्वल टू 45 माइनस 5 40/2 यानी कि 20 प्लस 27 माइनस 1/3, सो 3 तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाता है, i इज इक्वल टू 3 सारे डिवाइड में 60 प्लस 27 इंटू 3 81 माइनस 1। सो यहाँ पे क्या बन जाता है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमें ये जो वैल्यू है यहाँ पे डैश डैश जो भी है 60 प्लस 81 कितना हो रहा है 140/3। सो ये जो 140/3 वैल्यू यहाँ पे आए ये हमें एरिया दे रहा है। ठीक है, ये जो एरिया इस कर्व के अंदर, अगर मैं इस कर्व का ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करता हूँ, सपोज मान लो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो इसके नीचे जितना भी एरिया है ये है 140/3। तो बेसिकली इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बताएंगे कि इसकी मतलब यहाँ पे क्या वैल्यूज है इसकी, ये हमें एग्जैक्टली वही दे रहा है जो इसके अंडर एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ है। अब देख लो सेकंड चीज़, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेता हूँ। लेट अस सपोज क्वेश्चन इज f of x इक्वल टू sin x। ठीक है, इंटीग्रेट द फंक्शन बिटवीन 0 एंड π/4। यहाँ मैं इस तरीके से लिखूंगा यहाँ पे साइन थीटा। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, i इक्वल टू इंटीग्रल रन्स फ्रॉम 0 टू π/4 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, सो मुझे पता है कि साइन थीटा की जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वो क्या आ रही है, माइनस कॉस थीटा विच रन्स फ्रॉम 0 टू π/4। सो यहाँ पे i इक्वल टू, माइनस को हम बाहर में रखेंगे, कॉस π/4 माइनस कॉस 0। अब इसके वैल्यूज क्या है तो वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, माइनस कॉस π/4 यानी कि कॉस 45 1/√2 माइनस 1। सो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं i इक्वल टू √2, सो -1 माइनस √2 अपॉन √2, और लिख सकते हैं इस तरीके से √2 माइनस 1 अपॉन √2। सो ये हमारे इंटीग्रल का वैल्यू है। ठीक है, तो कल हम यहाँ पे और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके लिए मैंने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज दिखाए थे। कल हम लाइक सबस्टिट्यूशन मेथड करेंगे, सब इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद और भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो हम नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ें देखेंगे। सो अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा। थैंक यू।